बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 10 जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसमें ध्यान से देखिएगा। वेक्टर अलजेब्रा में तो हमें सदिश राशियों के बारे में पढ़ना है, सदिश बीजगणित। तो सबसे पहले हम समझने के लिए इसको अदिश राशियाँ पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा है अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज। तो वे सभी भौतिक राशियाँ, क्या कहा मैंने, वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें निरूपित करने के लिए या पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, क्या क्या बोला मैंने जी, वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम इस अदिश राशियाँ कहते हैं। अब ये होती कौन सी, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी का भार है, वेट है, तो भार को केवल दर्शाने के लिए मेरे को किससे दर्शाना पड़ेगा, केवल किलोग्राम से, ठीक है। या लंबाई है, तो लंबाई किसी की है, मान लो किसी की लंबाई 10 मीटर है या 10 फुट है, तो केवल मीटर की 10 मीटर की जरूरत पड़ी या फुट की जरूरत 10 फुट की जरूरत पड़ी या 5 फुट की जरूरत पड़ी। या लंबाई है, चौड़ाई है, तो चौड़ाई को दर्शाने के लिए केवल मेरे पास एक ही यूनिट है यानी कि मीटर। मीटर भी हो सकती है, 100 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो केवल मुझे एक ही यूनिट से यानी कि एक ही परिमाण से, केवल मैं परिमाण क्या है 10, परिमाण क्या है 100, केवल 10 से ही मैं चौड़ाई को व्यक्त कर दे रहा हूँ। या आयतन है जैसे, तो आयतन हमारा हो गया किसी भी चीज़ का मीटर क्यूब में होता है, और जैसे 100 मीटर क्यूब है किसी का आयतन, तो केवल मैं 100 से ही इस आयतन को व्यक्त कर दे रहा हूँ। 10 से ही चौड़ाई व्यक्त हो जा रही है, 5 फुट से ही लंबाई व्यक्त हो जा रही है, और किसी का भार अगर 60 kg है तो केवल 60 से हम उस राशि को, भार को व्यक्त कर दे रहे हैं। तो वे सभी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। लेकिन हमें पढ़नी कौन है, सदिश राशि। अब सदिश राशियों पर आ जाओ। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज, तो वे सभी भौतिक राशियाँ, वे सभी भौतिक राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, यह दो चीज़ हो जाएंगी, परिमाण के साथ साथ दिशा। क्या कहा मैंने, दिशा। दिशा का मतलब डायरेक्शन। परिमाण के साथ साथ परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी जरूरत अगर पड़ रही है, तो उन सभी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बहुत ध्यान से, जैसे वेग है, वेग है तो वेग को मैं दिशा लिख रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दिशा क्या हो जाएगी, मान लो उत्तर दिशा में जा रहा है। देखो 5 तो क्या हो गया परिमाण, और दिशा उत्तर हो गई, या दक्षिण दिशा में जा रहा है या पूर्व दिशा में जा रहा है। समझ आ रही बात। जैसे बल, तो बल आप जब जानते हैं, बल गुणा बल की, बल जब हम किसी को बल लगाएंगे तो बल लगाने पर क्या होगा, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो बल भी हमारी क्या है कि किसको बता रही है, किसको बता रहा है, सदिश राशि को बता रहा है। और या अगर आप त्वरण देखें, त्वरण क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर। तो वेग किस दिशा में, पर किसी ना किसी दिशा में परिवर्तित होगा, तो जिस दिशा में परिवर्तित होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक सदिश राशि है, क्योंकि परिमाण के साथ साथ क्या क्या बदल रहा है, दिशा भी बदल रही है। तो जब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है किसी भौतिक राशि को क्या करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, तो तब हम इसको कहते हैं वो सदिश राशियां। अब ऐसा होता है, अब इन सदिश राशियों को व्यक्त करना है हमें, तो आप समझ गए, वे सभी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत भी पड़ेगी, तो वे सभी भौतिक राशियां क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। अब आप ध्यान दीजिए सदिश राशियों, अगला हेडिंग है का निरूपण। क्या आप इनको निरूपित, कॉपी में कैसे निरूपित करेंगे, सदिश राशियों का निरूपण कैसे होगा। तो सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके परिमाण के बराबर एक दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड, ऐसे सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा। दिष्ट का मतलब दिशा से है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट,
एक दिष्ट रेखाखंड की हमें जरूरत पड़ती है, यानी कि वो ऐसा रेखाखंड तो आप जानते ही हैं, ऐसा रेखाखंड जो डायरेक्टेड हो, यानी जिसकी दिशा हो। तो उस रेखाखंड के द्वारा हम सदिश राशि को निरूपित करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश राशि स्मॉल ए बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस ए बार के परिमाण के बराबर दिष्ट रेखाखंड खींचते हैं। तो हमने एक दिष्ट रेखाखंड खींचा और इसकी दिशा ऊपर की ओर दिखाई, और ये ओ जो है इसका प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, इनिशियल पॉइंट, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। और ये जो बिंदु है ए, इसका ये होता है इसका अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। तो हमें इसको खींचना कैसे है, इसको निरूपित कैसे करना है, जो हमें ये जो सदिश राशि ए बार दी है इसके परिमाण के बराबर दिष्ट रेखाखंड खींचना है। मान लो इसका परिमाण 5 सेंटीमीटर है, तो हम ये 5 सेंटीमीटर खींच देंगे, इसको हमने 5 सेंटीमीटर खींच दिया। अगर इसका परिमाण 5 सेंटीमीटर है और दिशा वही रखते हैं जो सदिश की दिशा है, तो क्या बताया मैंने, परिमाण के बराबर दिष्ट रेखाखंड, परिमाण के बराबर दिष्ट रेखाखंड खींचते हैं तथा ओए की दिशा वही रखते हैं, ओए की दिशा वही रखते हैं जो सदिश की दिशा है, जो सदिश की दिशा है, जो भी दिशा होगी तो वो इसके दिशा में रखते हैं। तो हमने क्या करा कि जो ओए हमने खींचा तो हमारे पास आ क्या गया कि ए बार जो हमारा सदिश है वो किसके बराबर आ गया, ओ ए बार के बराबर आ गया। ए बार को हमने किससे निरूपित कर दिया, ओ ए बार से। ओ ए बार क्या है, एक दिष्ट रेखाखंड है जिसकी दिशा ओ से ए की ओर है। दिशा किस ओर है, इसकी दिशा ओ से ए की ओर दिशा है इसकी, ठीक है। ओ क्या है हमारे पास यहाँ, ओ हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है, इनिशियल पॉइंट। और ए क्या है हमारे पास, ए हमारा है अंतिम बिंदु, यानी कि एंड पॉइंट, अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। समझ में आ रही बात। अब हमारे पास आता है कि हम जो अगला हेडिंग है हमारा वो सदिश राशियों के लिए संकेतन का है, कि आप इनको कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा हेडिंग है सदिश राशियों के लिए संकेतन, सदिश राशियों के लिए संकेतन, यानी कि नोटेशन। संकेतन का मतलब क्या हो गया, नोटेशन, नोटेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, नोटेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। तो सदिश राशियों को हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी डी एंड सो ऑन से दर्शाते हैं, और इसके ऊपर हम तीर का निशान या बार, तीर का निशान या बार, ए बी सी डी से मैं सबने लिख रहा हूँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये तीर का निशान या बार का निशान लगाते हैं, या तो तीर लगाएंगे या बार लगाएंगे, ठीक है। इसको तीर लगाओ या बार लगा दो। और इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ए बार मान लो ओ ए बार के बराबर है, या बी बार जो है वो ओ बी बार के बराबर है, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर तीर या बार का निशान दर्शाते हैं। अगर मैंने केवल स्मॉल ए लिख दिया और इसके ऊपर बार नहीं लगाया, बार नहीं लगाया या तीर नहीं लगाया, तो ये अदिश राशि का संकेतन हो गया, ये सदिश का नहीं हुआ, ये अदिश राशि का संकेतन हो गया। या कहने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो बात की बात है कि अगर हम किसी सदिश राशि का मापांक लेंगे, मॉडुलस लेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड लेंगे, परिमाण लेंगे, तो दिशा हट जाएगी, केवल ए रह जाएगा, यानी कि सदिश किस में बदल जाएगा, अदिश में बदल जाएगा। वो बात की बात है, वो हमारा अगला हेडिंग होगा। अब लिखिए आप, हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग है हमारा किसी भी सदिश राशि का मापांक या परिमाण। देखिए हेडिंग डाल दिया मैंने, सदिश राशि का मापांक या परिमाण। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड
ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ लीजिए कि पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है, पूरे चैप्टर का। बिना इसके काम नहीं बनने वाला है। किसके बिना? मापांक के या परिमाण के, मैग्नीट्यूड के बिना। तो किसी भी सदिश, ध्यान से सुनना, किसी भी सदिश राशि का मापांक वह धनात्मक संख्या है। किसी भी सदिश राशि का मापांक, किसकी बात हो रही है? मापांक की। मापांक वह धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है जो उसके परिमाण को व्यक्त करती है, जो उसके परिमाण को व्यक्त करती है। किसी भी सदिश राशि का मापांक, सदिश राशि का मापांक वह धनात्मक संख्या है जो उसके परिमाण को व्यक्त करती है। अब ध्यान से देखो कि जैसे मैंने कोई सदिश राशि स्मॉल ए बार ले ली, बार का मतलब क्या है, तीर का मतलब क्या है? सदिश राशि है। इसका मापांक ले रहा हूं अगर मैं, तो आपको क्या मिलेगा? केवल परिमाण मिलेगा। केवल क्या मिलेगा? परिमाण मिलेगा। किसी भी सदिश राशि में दो चीजें होती हैं, परिमाण के साथ साथ दिशा। मैंने बताया था सदिश राशि में क्या चीज होती है? परिमाण होता है और दिशा होती है। तो जब मैं उसका मापांक लूंगा तो केवल परिमाण बचेगा और ये दिशा हट जाएगी। तो केवल क्या बचेगा? ए बचा। केवल क्या बचा? ए बचा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मान लो कि जो राजीव पांडे है, राजीव पांडे का वेग जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो राजीव पांडे के वेग का अगर हम मापांक लें, वेग का हमने क्या ले लिया? मापांक ले लिया। तो मापांक लेने पर दिशा हट गई, उत्तर पश्चिम हट गया, केवल 5 किलोमीटर रह गया, 5 किलोमीटर पर आवर रह गया। समझ में आई बात? इसकी दिशा जो उत्तर पश्चिम हमने लिखी थी यहाँ, वो हट गई। तो परिमाण लेने पर क्या होगा? सदिश राशि का केवल क्या बचेगा? वो धनात्मक संख्या बचेगी जो उसके परिमाण को व्यक्त कर रही है, और दिशा क्या होगी? हट जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सदिश राशि ए बी बार के रूप में है और इसका मैंने मापांक लिया, तो मापांक लेने पर क्या होगा कि केवल हमारे पास कौन बचेगा? परिमाण बचेगा ए बी, और दिशा हट जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम किसी सदिश राशि का मापांक लेते हैं तो वो अदिश राशि में बदल जाती है। अगर हम किसी सदिश राशि का मापांक लेते हैं तो वो अदिश राशि में बदल जाती है, क्योंकि अदिश राशि के पास केवल क्या होता है? परिमाण ही होता है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें तुम्हें बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि किसी भी सदिश का इकाई सदिश या एकांक सदिश, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसकी परिभाषा भी बच्चों एग्जाम में आती है। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर जिसे कहते हैं, इकाई सदिश या एकांक सदिश, इकाई सदिश या एकांक सदिश या एकक सदिश भी कहते हैं इसको, बहुत नाम है इसके, और इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, लेकिन ये आता जरूर है एग्जाम में, ठीक है। वह सदिश, ऐसा सदिश जिसका मापांक यानी कि मॉडुलस यानी कि परिमाण किसके बराबर हो? 1 के बराबर 1 हो, वो सदिश क्या कहलाता है? इकाई सदिश या एकक सदिश कहलाता है। जिसे हम, इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है कि जिसे हम किससे दर्शाते हैं कि मान लो कोई सदिश, इकाई सदिश ये ए है, तो इसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ए कैप से इसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसको ए कैप से क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जैसे बी सदिश का इकाई सदिश बी कैप, सी का इकाई सदिश सी कैप, डी का इकाई सदिश डी कैप। तो वो सदिश जिसका मापांक 1 होता है, वो सदिश क्या कहलाता है? इकाई सदिश कहलाता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? ए कैप से या बी कैप से या सी कैप से या डी कैप से। अब आप ध्यान से, मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझना, पहले प्रूफ करूँगा। देखो यहाँ देखिए, कोई सदिश है हमारे पास ए बार, यहाँ हमारे पास सदिश है ए बार। इस ए बार के अंदर दो चीज़ें होती हैं, परिमाण और दिशा। क्या होता है? परिमाण इंटू दिशा, दो चीज़ें होती हैं। किसी भी सदिश में दो चीज़ें होती हैं। तो ए बार बराबर परिमाण क्या? ए बार से दिशा हट गई, इंटू, और दिशा क्या? जो इकाई सदिश है ना, वो ही दिशा है। जो इकाई सदिश है वो ही दिशा है। तो यहाँ से ए कैप की वैल्यू क्या आई?
ए कैप बराबर आ गया सदिश इस ए से डिवाइड हो गया अपॉन ए। ए क्या है? परिमाण है। किसका परिमाण है? सदिश ए का। तो मैंने इस ए को लिख लिया मापांक में। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन पैदा हो गई। क्या डेफिनेशन हो गई? कि किसी भी सदिश का इकाई सदिश उस सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो क्या हुई? किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश, किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश, जैसे हम डेफिनेशन बना रहे हैं, परिभाषा बना रहे हैं, तो किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश ए कैप कैसे मिलेगा? वो सदिश कौन है? ए बार। उस सदिश को उसके परिमाण से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि अगर जैसे हमें बी कैप चाहिए, बी कैप का मतलब हो गया बी की दिशा में इकाई सदिश बी की दिशा में इकाई सदिश। तो इस सदिश को हम इसके किससे भाग दे देंगे? इसके मापांक से भाग अगर हम दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सदिश बी की दिशा में क्या मिलेगा? इकाई सदिश। मान लो हमें सी कैप निकालना है, सी कैप का मतलब सदिश सी का इकाई सदिश। तो हम इस सदिश को किससे भाग दे देंगे? इसके मापांक से भाग दे देंगे।